नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो काल है उनका नामकरण किसने किया है, काल विभाजन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके रहेंगे वो साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ रहेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न आपके हैं पूछे जाते हैं। तो हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास में हम सभी लोग व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया है? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने दिया था। दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इनकी जगह अगर सुमन राजे लिखा होता तो ये भी सही होता, क्योंकि दोनों लोगों ने जो है आदिकाल के लिए आधार काल का नाम दिया था। अगला प्रश्न देखिए, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? बताइए, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सभी। तो जॉन गिलक्राइस्ट इसके जो है लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रचना वर्ष की बात करें तो 1887 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1887 की ये रचना है दोस्तों। इनकी एक दूसरी कृति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, अन्य कृति की बात करें तो हिंदुस्तानी ग्रामर। इसकी रचना इन्होंने जो है 1796 ईस्वी में की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है रचना इनकी। देखिए दोस्तों, सन 1800 ईस्वी में इन्हें जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प को चुनिए। देखिए, इसमें से कौन सा विकल्प जो है असंगत है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, बिल्कुल सही है। इसी तरह से देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, तो यही जो विकल्प है दोस्तों गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बिल्कुल सही है। इसी तरह से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है ये किसका है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की अन्य जो कृतियाँ हैं उनमें आधुनिक साहित्य है 1950 की, नए साहित्य नए प्रश्न 1955 की रचना है। एक है दोस्तों रीति और शैली 1979 की है। ये तीनों है काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? बताइए, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? प्रश्न नंबर 4, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, श्रृंगार काल जो है रीतिकाल को किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद। इसी तरह से हम सभी लोग बात करें कला काल की, तो रमाशंकर शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल को कला काल कहा है, रमाशंकर ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना जो है ये किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये रचना जो है 1986 की है। कब की है? 1986 की है। महत्वपूर्ण रचना है।
इसी तरह से हम लोग बात करें दोस्तों डॉक्टर रामविलास वर्मा की, तो डॉक्टर रामविलास यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, शर्मा होना चाहिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इनकी जो रचना है दोस्तों भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, भारतीय इतिहास की समस्याएं, ये रचना इनकी है दोस्तों 1987 की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसी तरह से डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इनकी रचना है हिंदी भाषा का विकास 1924 की, हिंदी भाषा का विकास 1924 की है ये। देखिए डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इनकी है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक 1973 की किताब है जो कि जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी गई है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी तरह से जो रामचंद्र शुक्ल का है वो 1929 का है, लेकिन इनका जो है ये 1973 का है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल का नाम दिया है? बताइए किसने जो है आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल का नाम दिया है? तो यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका है। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, देखिएगा दोस्तों आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी इनको माना जाता है और इन्होंने जो है आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल का नाम दिया है। इनको जो है आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? बताइए हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता दोस्तों पंडित राहुल सांकृत्यायन है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये किताब इन्होंने जो है 1945 में लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1945 में जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी। और इसका प्रकाशन की बात करें तो 1945 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो एक जो है किताब महल इलाहाबाद है, वहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, किताब महल इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया है? बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया है? आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर सही उत्तर आपका राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना जो है मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी रचना जो है वो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, आपको बताना है। बूंदी वारिस, भारत विजय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पृथ्वी कल्प जो रचना है दोस्तों ये मिश्र बंधु की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है दोस्तों? गिरिजा कुमार माथुर। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए गिरिजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि भी हैं। किस सप्तक के हैं? तो तार सप्तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए गिरिजा कुमार माथुर की अन्य कृतियों की बात करें तो यहाँ पर एक मंजीर है, नाश और निर्माण है, धूप के धान है, शिलापंख चमकीले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इसमें से एक पृथ्वी कल्प भी इनकी रचना है। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं दोस्तों ये सभी जो है मिश्र बंधुओं की ही रचनाएं हैं। देखिएगा रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? शीर्षक आप सभी को बताना है। तो इसका शीर्षक था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का विकास।
बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। देखिए इसका शीर्षक था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1929 ईस्वी का है ये। तो ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध है और यही सुव्यवस्थित है। इसी को जो है जो सर्वमान्य मान्यता दी गई है, जो कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इसका शीर्षक पूछा गया है, शीर्षक है हिंदी साहित्य का विकास। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये, 1940 ईस्वी का। ये 1940 का है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसी तरह से हिंदी साहित्य का अतीत की अगर हम सभी लोग बात करें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या फिर हिंदी सरित सागर। प्रश्न नंबर 11 आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। देखिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो है हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अब तक लिखे गए इतिहासों में जो है शुक्ल का इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये सर्वमान्य और प्रमाणिक माना गया है। इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम देने वाले विद्वान कौन है? उत्तर मध्यकाल को जो है कला काल का नाम देने वाले विद्वान कौन है? बताइए। प्रश्न नंबर 12 सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रमाशंकर शुक्ल इसका सही उत्तर है आपका। देखिए हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को जो है कला काल का नाम रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। देखिए इस काल को जो है मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल। इसी तरह से बात करें हम सभी लोग, श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको जो है श्रृंगार काल कहा है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको रीति काल का नाम दिया है, रीति काल। तो उत्तर मध्यकाल को रीति काल भी कहा जाता है। तो ये नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन मानी जाती है? बताइए। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन मानी जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खैर प्रश्न आपके सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति पूछा गया है, तो यहाँ पर विधेयवादी पद्धति हो जाएगा। कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयवादी पद्धति। प्रश्न नंबर 13 अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइएगा। इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है पूछा गया है दोस्तों। देखिए इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के जो लेखक कौन है, तो ऑप्शन दिए गए हैं विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14। तो जो इतिहास दर्शन ग्रंथ है दोस्तों, ये डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए प्रकाशन वर्ष हर एक ग्रंथ का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो 1960 इसका नोट कर लीजिएगा, 1960 इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताओ। हिंदी साहित्य का आदिकाल एक दोस्तों ये भी ग्रंथ है, तो इसका जो है रचनाकार पूछा गया है, इसके रचनाकार कौन है? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, तो इसके जो रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अन्य जो है इनका है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 का। अन्य इनके जो ग्रंथ हैं उसमें है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 1952 ईस्वी का है। इसी तरह से दूसरा है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की। ये दोनों हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है किस इतिहास लेखक ने, आप सभी को बताना है। तो मिश्र बंधु दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है, देखिए इनकी कौन सी रचना है जिसमें इन्होंने जो है 5000 कवियों का विवरण दिया है। हर एक चीज़ को हम सभी लोग जानेंगे। तो मिश्र बंधु की एक रचना है दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद। कौन सी रचना है? मिश्र बंधु विनोद। ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इसी में जो है इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन किया है। 5000 कवि नहीं दोस्तों, लगभग में 5000 है, लेकिन एग्जैक्ट अगर संख्या की बात करी जाए तो यहाँ पर 4591 जो है कवियों का विवरण इन्होंने दिया है। कितने? 4591। देखिए जो इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, इसका प्रकाशन दोस्तों अगर बात करें तो इसको जो है 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। 4 भागों में प्रकाशन। सर्वप्रथम इसके 3 भागों का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में, 3 भागों का। जिसके बाद में दोस्तों 1934 ईस्वी में जो है चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था। तो ये इसका कुछ प्रकाशन वर्ष है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये इनका ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों का वर्णन, लगभग जो है 4591 कवियों का वर्णन किया है। तो इसके बारे में हर एक डिटेल मैंने आपको बता दी, प्रकाशन वर्ष और बाकी कौन सी रचना है ये सभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कालों के नामकरण का जो आधार है वो क्या रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17। तो युग प्रवृत्ति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, युग प्रवृत्ति। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, युग प्रवृत्ति, प्रश्न नंबर 17 का। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है जो लिखा गया है, इसकी पद्धति अगर पूछा जाए तो विधेयवादी पद्धति में इन्होंने लिखा है। किस पद्धति में? विधेयवादी पद्धति। जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 का, इसकी पद्धति काफ़ी बार पूछी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी पद्धति देख लीजिएगा, विधेयवादी पद्धति है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताइए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। तो रामविलास शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। देखिए भारतीय साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ हैं, इसके लेखक जो हैं तो रामविलास शर्मा जी हैं। प्रकाशन की बात करें तो 2017 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन नोट कर लीजिएगा, 2017 में। कहाँ से हुआ था? तो राजकमल प्रकाशन द्वारा ये इसका जो है प्रकाशन हुआ था, राजकमल प्रकाशन। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? बताइए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम जो है किसने कहा है, बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 19 काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चंद्रधर शर्मा ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा ने। देखिए इनकी एक कहानी है, उसने कहा था, इनकी एक कृति है जिसकी विधा है कहानी। तो ये कहानी कौन सी है? उसने कहा था, उसने कहा था। ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? काफ़ी बार पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा जो हैं इनको प्रसिद्धि जो मिली थी दोस्तों, इनकी किस कृति से मिली थी?
तो इनकी एक कहानी है, उसने कहा था, इसी कहानी से जो है प्रसिद्ध हो गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? बताइए शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, शिव सिंह सरोज का जो रचनाकाल है वो है 1877। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन ए को ही जो है 1877 बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसका तीसरा संस्करण का जो सबसे पहले प्रकाशन 1877 में हुआ था, इसके बाद में और इसके संस्करण उनका प्रकाशन लगातार होता रहा है। तो इसका जो 7वां संस्करण है दोस्तों, उसका प्रकाशन जो है बाद में हुआ था 1883 में। ठीक है, 1883 में इसका जो है 7वें संस्करण का प्रकाशन हुआ था। बात करें दोस्तों शिव सिंह सरोज जो रचना किसकी है, तो शिव सिंह सेंगर की है। शिव सिंह सेंगर। अगला देखिएगा, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। बताइए हिंदी शब्द सागर जो है ये किसका ग्रंथ है, आपको बताना है। हिंदी शब्द सागर, प्रश्न नंबर 21। तो श्याम सुंदर दास का है दोस्तों, श्याम सुंदर दास, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्याम सुंदर दास का है। इसका जो प्रकाशन हुआ था, पहले प्रकाशन इसका जो है 1922 से 29 ईस्वी के बीच में जो है माना जाता है इसका प्रकाशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस रचनाकार ने अपना जो लेखन है वो गद्य तक ही सीमित रखा है, बताना है आपको। तो ऑप्शन दिए गए हैं रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद शुक्ल या फिर नागेंद्र। बताइए दोस्तों। तो मुंशी प्रेमचंद इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुंशी प्रेमचंद ने जो है अपना जो लेखन हो वो गद्य तक ही सीमित रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 23। मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बताइए मिस्र बंधुओं में शामिल जो है नहीं है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। देखिए दोस्तों, केशव बिहारी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो मिस्र बंधु जो थे 3 भाई थे, जिनमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी जो है थे। तो ये जो अपनी रचनाएं करते थे तीनों लोग मिलकर के करते थे, कोई भी रचना करते थे तो इनको मिस्र बंधुओं के नाम से जो है हिंदी में जाना गया है। तो केशव बिहारी इनमें से नहीं थे, ये गलत है विकल्प आपका। देखिए इनकी रचना मिस्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न काफ़ी प्रसिद्ध जो है रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसको हाईलाइट हम लोग कर देते हैं, तो केशव बिहारी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? बताइए प्रथम इतिहासकार कौन है हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले? सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 24। तो यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में, एक इनकी पुस्तक है दोस्तों, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है, आप सभी लोगों को लगभग पता हो, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम जो है इन्हीं को माना जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन को। देखिए इनकी जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो है 11 में किया है। ठीक है ना, 11 भागों में किया है, पूछा जा सकता है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो किया है कितने भागों में किया है, तो 11 भागों में किया है। किस रचना में किया है, तो देख सकते हैं जो है आप लोग द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक में इन्होंने किया है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर।
ये इनकी पुस्तक है दोस्तों। इसी में जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। अगला देखिएगा, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? बताइए, कविता कौमुदी के जो है संग्रहकर्ता कौन है, आपको बताना है। कविता कौमुदी, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का? देखिए, रामनरेश त्रिपाठी की है दोस्तों, ये रामनरेश त्रिपाठी, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रामनरेश त्रिपाठी की है ये। देखिए, इसका प्रकाशन की बात करें तो 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 15,000 से अधिक जो है लोकगीतों का संग्रह देखने को मिलता है। 15,000 से अधिक लोकगीत का संग्रह इस रचना में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सी जो है पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, आपको बताना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य की आलोचना। देखिए, हिंदी साहित्य की आलोचना जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी बात करें हिंदी साहित्य की जो भूमिका है दोस्तों, ये 1940 की है, 1940 की है, इन्हीं की है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 की है। इसी तरह से हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये भी 1952 की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। प्रश्न नंबर 27, डॉक्टर मोतीलाल, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, डॉक्टर मोतीलाल जो है इनकी ये पुस्तक है राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगला देखिए, हिंदी का दूसरा जो है इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी का दूसरा इतिहास ग्रंथ इसके जो है लेखक कौन है? तो इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथों पे जो है डिस्कस किया है। ये प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पूछा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 28। तो बच्चन सिंह की है दोस्तों, ये बच्चन सिंह, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1946 कब की है? तो 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये जो इतिहास है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने अभी बताया। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास दोस्तों किसका है? डॉक्टर सुमन राजे का है। डॉक्टर सुमन राजे ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2003 की है ये, ठीक है, 2003। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? बताइए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं जेसुआ केटलर, या फिर किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। सही उत्तर बताना है आपको। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान के रूप में जेसुआ केटलर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, एक इनकी रचना है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 में जो है इसकी रचना इन्होंने की थी। ये हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है। पूछा जाए हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ जो है कौन सा है, तो यहाँ पर अगर ग्रंथ पूछा जाए तो हिंदुस्तानी ग्रामर हो जाएगा। 1698 का है ये, ठीक है, 1698 का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ पर विद्वान पूछा गया था, विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर। रचना कौन सी है? व्याकरण ग्रंथ जो है वो हिंदुस्तानी ग्रामर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस आप सभी के सामने किया है। तो ये जो सीरीज़ है आपकी चलती रहेगी। हिंदी साहित्य के अन्य जो अभी चैप्टर हैं
वो सभी चैप्टर को जो है बखूबी हम सभी लोग व्याख्यात्मक ढंग से समझते हुए आगे चलेंगे। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में कल हम लोग फिर से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।